हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 यानी कि विंड्स का क्वेश्चन और आंसर। तो बताइए सब लोग तैयार हैं? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लेना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ करके ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आओगे ना, तो सच्ची बता रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब एयर क्या होता है, एक्सपांड होता है, तो कैसा होता जाता है, वो थिनर होते जाता है ना। मैंने आपको बताया था, जैसे देखो मैंने हवा को गर्म की तो वो क्या होगा, गर्म होने के बाद वो एक्सपांड होगा और वो थिनर यानी कि पतला होते जाता है और ऊपर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिकम्स थिनर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से किस तरफ वो मतलब मूव करता है, तो वो बहता है लेस प्रेशर एरिया की तरफ, यानी जहां पे लो प्रेशर एरिया है वो उस तरफ मूव करता है। कौन? एयर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट वन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर टर्न टू वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो इसे आपको समझना जरूरी है। अगर आप सभी लोगों ने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, एक तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, दूसरा इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी जो हवा है वो चल रही है, ठीक है, तो देखो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन इसका कैसे चेंज होता है, मान लीजिए इधर आ रही है ना, देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तो ये किस तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इस तरफ यानी वेस्ट की तरफ ये मुड़ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, देखो यहाँ पे बताया गया है टर्न टू द वेस्ट। ओके, क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, फोर्थ वन, इसमें क्या लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ सीजनल विंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब आप सोचेंगे ये सब क्या है, तो देखो सीजनल विंड्स के बारे में बताया जा रहा है। याद है आप लोगों को, लास्ट में हमने सीजनल विंड्स के भी बारे में पढ़ा था, जिसको मानसून कहा जाता है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंटर में ये किस प्रकार से मूव करता है, किस प्रकार से ये ब्लो होता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी जब हमारा विंटर सीजन होगा ना तो ये इस प्रकार से मूव करेगा। जैसे मान लो कि ये हमारा भारत है, मैंने पूरा डायग्राम की मदद से आप लोगों को वहां पे बताया भी था। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब विंटर का सीजन आएगा ना, देखो विंटर सीजन में क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सीजनल विंड्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहे, देखो नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की तरफ आता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिफ्थ की। इसमें क्या लिखा है कि द रोरिंग फोर्टीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ब्लो इन द एरियाज अराउंड 40 डिग्री साउथ पैरेलल। आप लोग को पता होगा, हमने डू यू नो में देखा था, किसमें देखा था प्यारे बच्चों, डू यू नो में देखा था, रोरिंग 40s के बारे में, है ना। तो ये कौन से पैरेलल में ये चलता है, ये कहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है, तो साउथ में ये 40 डिग्री एस पैरेलल के पास हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि इस लैटिट्यूड में हम ये रोरिंग 40s को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन से टाइप के विंड्स हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम समझते हैं। पहला है कि दीज विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ब्रिंग रेन्स टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग जून टू सितंबर। इंडिया गेट्स रेन आफ्टर दिस पीरियड दीज विंड्स रिट्रीट। तो ये कौन सा विंड है, बताना जरा, जल्दी सोच करके बताओ, जो हमारे इंडिया में आते हैं और कब आते हैं, जून से सितंबर के महीने में वो एंटर करते हैं, यहाँ पे आकर के बारिश भी करवाते हैं। जल्दी से बताओ, तो वो है आपके साउथ वेस्ट मानसून। याद होगा, देखो ये हमारा भारत है, ये इक्वेटर वाला एरिया है, तो क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो यहाँ से एंटर करते हैं कि नहीं। तो देखो ये कहाँ से एंटर कर रहे हैं, बताना जरा, साउथ वेस्ट से ही तो एंटर कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है यहाँ पर देखिएगा कि दीज विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल रीजन टुवर्ड्स द 60 डिग्री एंड पैरेलल कॉज कोल्ड वेव कंडीशन इन एक्सटेंसिव एरिया कवरिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रसिया। तो ये कौन से टाइप के विंड्स है, पोलर विंड्स है। पोलर विंड्स ही तो देखो क्या होता है, देखो जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो जो पोलर विंड्स है, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे एक और प्रेशर बेल्ट होता है प्यारे बच्चों, लो प्रेशर का, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बताया था। तो ये यहाँ से यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जो विंड है वो मूव करता है, तो ये इधर आते हैं। तो ये कौन से विंड्स हैं, ये है पोलर विंड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि
हिल टॉप्स गेट हिटेड क्विकली ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो हिल टॉप होता है मतलब जो माउंटेन वाला एरिया होता है, माउंटेन जैसे मान लो यहाँ पे एक ये वैली है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, माउंटेन। तो देखो माउंटेन दिन के टाइम पे जल्दी से गर्म हो जाएगा, यानी कि हिल टॉप जल्दी से गर्म हो जाता है। द एयर इन दिस पार्ट बिकम्स हॉट, और यहाँ का देखो अगर ये गर्म हुआ तो यहाँ पर जो हवा रहेगी वो भी गर्म हो जाएगी, है ना, और वो फिर क्या होगा, वो हवा हल्की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और फिर वो वहां से मूव करने लगेगी, है ना। हेंस अ लो प्रेशर एरिया फॉर्म इन दिस रीजन, और इसलिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन रहेगा, ये माउंटेन वाला, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसी टाइम पे देखिएगा जो हमारा फुट हिल्स होगा, यानी जो हमारा ये वैली वाला रीजन होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ठंडा होगा, कंपेरेटिवली इसके तो ठंडा ही होगा, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर बनेगा। और हम जानते हैं कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है इधर हाई है, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, इस प्रकार से ये जाएगा। तो बताना जरा इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा था ना कि ये वाला जब ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ से ये ऐसे करके ये जा रहा है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ऐसे ब्रिज को क्या कहा जाता है, याद होगा आप लोगों को, वैली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, वैली ब्रिज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वन की। तो यहाँ पे आप लोगों को चित्र बनाना है, यानी कि फिगर बनाना है, हमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का यहाँ पे फिगर बनाना है। और याद रखो यहाँ पर ये जो प्रेशर दिया गया है मिलीबार्स में, इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 990, 94, 996, फिर यहाँ पे 1000। तो देखो आप ये फिगर बना दोगे, आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनका जो प्रेशर है वो बताया गया, ये है 1000, देखो यहाँ पे 1000, फिर ये 998, ये देखो जी 998 नहीं है, अच्छा 996, हाँ देखो यहाँ पे 996, फिर 994, ये देखो, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो बना लेना। ये तो साइक्लोन का हो गया। अब एंटी साइक्लोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों का बनाना था। देखो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का, आप देख सकते हो कहाँ गया, एंटी साइक्लोन, है ना। हाँ तो ठीक है, कुछ नहीं। देख लो यहाँ पे हाई प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, फिर धीरे धीरे करके वो लो प्रेशर होगा, यहाँ से ऐसे करके बहेगा और ये अपना प्रेशर बढ़ाते जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये फिगर आप बना लेना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है कि स्टेट वन रीजन वाई, यानी कि आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपेंस। तो पहला है यहाँ पे कि अ बेल्ट ऑफ काम एग्जिस्ट नियर द इक्वेटर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो प्यारे बच्चों, 7 हमने बेल्ट देखे थे, है ना। देखो ये हमारा इक्वेटर वाला एरिया, तो यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में, इसको मिला करके यहाँ पे एक बेल्ट फॉर्म होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट फॉर्म होता है, और इसी को काम भी कहते हैं, काम प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ का इलाका शांत होता है ना, इसलिए इसका नाम काम भी है, ठीक है। या फिर इसको डोलड्रम्स भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, डोलड्रम्स भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो काम बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट ऑफ काम है, ये क्यों इक्वेटर के पास में ही होता है, क्यों नहीं दूसरी जगह, इधर का नहीं होता है, इधर का नहीं होता है, यहाँ पे क्यों होता है। तो देखो भाई इसका कारण है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका रीजन कि इन द रीजन अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर द एयर प्रेशर डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। देखो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है ना, इसमें ज्यादा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता नहीं है। यहाँ पे जो लो प्रेशर है ना, वो पूरा यहाँ पे एरिया में रहता है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे लो प्रेशर ही रहता है, ठीक है। और लो प्रेशर अगर रहेगा तो हवा तो चुपचाप से ऊपर जाएगी, वो इधर उधर मूव नहीं करेगी, और वो चुपचाप से कोई ऊपर जा रहा है, कुछ शोर नहीं मचा रहा, तो ये शांत वाला तो एरिया ही रहेगा ना। यस, इसीलिए शांत वाला एरिया होता है, समझ रहे हो। जहाँ पे खूब जोर जोर से हवाएं बहती रहेंगी, विंड बहती रहेंगी, वो थोड़ा ना शांति वाला एरिया होगा, तो ये शांति वाला एरिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही है दूसरा पॉइंट कि एज इट्स इफेक्ट्स विंड्स डू नॉट ब्लो इन दिस रीजन ऑलमोस्ट ऑल राउंड द ईयर, देयरफॉर अ बेल्ट काम एग्जिस्ट नियर द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव ग्रेटर वेलोसिटीज देन द विंड्स कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि समझने की कोशिश करना, जैसे वो विंड जो कहाँ से आती है, नॉर्थ वेस्ट से, कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इनका वेलोसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसके पीछे का कारण क्या है, देखो बच्चों इसके पीछे का ये कारण है। क्या कारण है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न आप जानते हो ना, जैसे कि हमारा अर्थ है, ये होता है नॉर्दर्न, ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस हेमिस्फीयर में क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, वेरियस लैंडफॉर्म्स कॉजिंग हर्डल इन द स्पीड ऑफ विंड्स आर लिमिटेड। देखो बच्चों होगा क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा नॉर्दर्न, सॉरी, देखो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंटिनेंट ज्यादा है, मतलब लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ पे उतना कुछ होता नहीं है ना।
तो इसके कारण अगर यहाँ पे हवाएं चलेंगी तो इनको कोई भी रुकावट नहीं आएगी बीच में। अगर वो विंड चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है ना। तो यहाँ पे वही बोला है कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर यानी कि ओशन यहाँ पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो लैंड रहेंगे वो ऑब्स्टेकल कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। जैसे हवा बहती हुई आ रही है, कोई पहाड़ आ गया, कोई लैंडफॉर्म आ गया, तो वो आकर के उसको रोकेगा तो सही है ना। लेकिन अगर पूरा ऐसे खाली खाली एरिया है तो वो आराम से बहेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि विंड्स ब्लो विद हाई स्पीड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए जो विंड्स है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई स्पीड से बहती रहती है। ओके, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं। ये मैंने आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में बता दिया कि क्या होता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिएगा, इसमें प्रोपोर्शन ऑफ लैंड क्या है बच्चों, कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। और अगर ज्यादा लैंडफॉर्म्स वगैरह रहेंगे तो वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं ना विंड्स के ऊपर। हवा बहती हुई आ रही है, आकर के लो पहाड़ से टकरा गए, अब क्या, अब कहाँ जाएंगे। अगर मान लो ये पहाड़ नहीं होता तो वो बहते जाते स्पीड से बहते जाते, लेकिन अगर वो पहाड़ से टकराएगी तो फिर वो टकरा करके धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए निकलेगी, तो कहीं ना कहीं इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, विंड्स ब्लो विद कंपैरेटिवली लो स्पीड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए जो हवा है वो तो लो स्पीड से बहेगी, है ना। सो देयरफॉर ये सारी चीजें होती है, देख लो, देयरफॉर द विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव ग्रेटर वेलोसिटीज देन द विंड्स कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप लोग इसको याद करके रख सकते हो। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द मॉनसून विंड्स इन द समर कम फ्रॉम द सी बट द रिट्रेटिंग मॉनसून विंड्स विंटर कम फ्रॉम लैंड। यानी देखो बच्चों, समर सीजन में क्या होता है, हम लोगों ने ये मॉनसून के बारे में पढ़ा था ना। जैसे अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो क्या होता है, जो विंड है वो किस प्रकार से मूव करती है, तो गर्मी के सीजन में लैंड गर्म रहेगा और पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी सी से लैंड की तरफ ये जो विंड है वो मूव करेगा। लेकिन अगर मैं ठंडी के सीजन की बात करूं तो ये लैंड से सी की तरफ जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलो समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसका कारण है प्यारे बच्चों, बताती हूँ आप लोगों को। देखो, समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड है वो ज्यादा गर्म होता है और जो पानी है यानी कि समुद्र वो थोड़ा कंपैरेटिवली लो प्रेशर, मतलब वो ज्यादा गर्म नहीं होता है, वो थोड़ा ठंडा होता है। इसके कारण जो लैंड वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, मतलब प्रेशर लो होता है, और जो पानी वाला एरिया है समुद्र वाला वहां पे प्रेशर हाई होता है। इसके लिए समुद्र से मतलब सी से जो विंड है वो लैंड की तरफ मूव करता है। तो देखो यहाँ पे वही बातें बताई जा रही है, पूरा आप पढ़ लेना। समर सीजन में द लैंड रिमेन्स कंपेरेटिवली हॉट एंड द सी वाटर रिमेन्स कंपेरेटिवली कूल। सो दैट्स वाई होता क्या है कि लैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा होता है, इट इज लो एंड सी वाटर रिमेन्स हाई। सो देयरफॉर हम क्या देखते हैं कि मॉनसून विंड्स इन द समर सीजन कम फ्रॉम द सी, वो सी से आता है। ठीक है, सी से आता है किसकी तरफ, लैंड की तरफ। अब विंटर सीजन में क्या होगा, लैंड रिमेन्स कंपैरेटिवली कूल, है ना। विंटर सीजन है तो लैंड तो कूल रहेगा, बट अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, हॉट हो जाता है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ड्यूरिंग विंटर द एयर प्रेशर ऑन द लैंड रिमेन्स हाई एंड दैट ऑन द सी वाटर रिमेन्स लो, देयरफॉर रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स इन विंटर कम फ्रॉम लैंड। देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताती हूँ, मैंने ना ये खुद एक्सपीरियंस किया है, अब भी मुझे याद आ रहा है। जब मैं छोटी थी, मतलब वही मैं स्कूल जाया करती थी, आप लोग को बताती हूँ। तो क्या होता था कि हम लोग स्कूल जाते थे तो भाई सुबह सुबह नहा करके जाते थे। तो गर्मी के सीजन में तो ठीक है, ठंडा पानी आता था नलके से, लेकिन जब ठंडी का सीजन आता था ना तो कितनी ठंडी लगती रहती थी। बाहर देखोगे हाय कितनी ठंडी है ना विंटर सीजन में। तो जब हम नहाने जाते थे ना तो हम लोग क्या करते थे, पानी अगर बाल्टी में भरा हुआ रहता था तो हम उससे नहीं नहाते थे, मोटर चलाते थे और फिर जाके नहाते थे। तो इसके पीछे का एक कारण था, क्योंकि जब हम मोटर से पानी निकाल करके नहाते थे तो जो अंदर वाला पानी आता था, जमीन के अंदर वाला, वो एकदम गर्म होता था। यानी कि गर्मियों में ठंडा पानी आता है जमीन के अंदर से और सर्दियों में जमीन के अंदर से गर्म पानी आता है। तो क्या इसके पीछे का कारण क्या है, यही तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्मी के दिन में जो लैंड है वो ज्यादा गर्म रहेगा और जो पानी है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें ठंडा पानी मिलता है नलके से। लेकिन अगर मैं ठंडी के सीजन की बात करूँ तो इस टाइम पे क्या होगा, लैंड तो कूल रहेगा लेकिन जो वाटर है वो गर्म रहेगा। और इसीलिए ऐसा होता है कि ठंडी के सीजन में हमें पानी गर्म गर्म मिलता है और भाई लैंड देखोगे तो पूरा बर्फ बना रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आएगा इसके पीछे का कारण क्या है। और ठीक है, देखो देखो मुझे पढ़ाने से एक फायदा हो गया कि मुझे याद आ गया, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, मैं ऐसे ही करती थी। जब नहाना होता था ना तो ऐसे ही करते थे।
क्योंकि बाल्टी में भरा हुआ पानी रखेंगे वो पूरा बर्फ हो गया रहता था, उससे कौन नहाएगा। चलो देखते हैं, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है। टाइप्स ऑफ विंड्स, तो कितने टाइप के विंड्स होते हैं बताया था मैंने आप लोग को, प्लानेटरी विंड्स एंड सीजनल मॉनसून, राइट। अब देखो बच्चों, प्लानेटरी विंड्स में 3 हमने पढ़े थे, ईस्टलीज, वेस्टलीज, पोलर विंड्स। सीजनल विंड्स में हमने 2 पढ़े थे, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। लोकल विंड्स में हमने 4 टाइप पढ़े थे, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। चलो आंसर इन शॉर्ट, अभी आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एयर प्रेशर हाई इन पोलर एरियाज इन बोथ द हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में जो पोलर एरियाज है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो हाई क्यों रहता है, बताओ जरा। दोनों हेमिस्फीयर में क्यों ऐसा रहता है? अरे क्योंकि इसलिए रहता है, देखिएगा, इन बोथ द पोलर रीजन, दोनों पोलर रीजन में क्या होता है, द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, मतलब यहाँ तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ का एयर कैसा होगा, कोल्ड होगा, और हवा अगर कोल्ड है वो भारी रहेगी, और वहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो रहेगा एयर का, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हाई प्रेशर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो फ्रिजिड जोन है, वहाँ पे ठंडी रहती है, वहाँ पे गर्मी नहीं होती, सो दैट्स वाई हम वहाँ पे हाई प्रेशर देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्हाट इफेक्ट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैव ऑन द विंड्स, यानी कि देखो जो हमारे अर्थ का रोटेशन है वो विंड के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, बताना जरा। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए हवा बह रही है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आज हम इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। वेस्ट से, ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेट करता रहता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, और इसके कारण जो ओरिजिनल डायरेक्शन है विंड्स का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन द विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से मान लीजिए हवा ऐसे करके आ रही है, अब क्या होगा, ये अपने राइट में, देखो मान लो ये हवा यहाँ से आ रही है, तो अपने राइट में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वाई, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाती है। देखो लिखा है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे। यहाँ पे अगला है कि वाई डू द साइक्लोनिक विंड्स ब्लो इन अ सर्कुलर मैनर, यानी कि जो हमारा हम लोगों ने देखा था ना, जो साइक्लोनिक विंड्स होते हैं वो क्यों ऐसा सर्कुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, ऐसे 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 क्यों नहीं चल लेते। तो इसका कारण क्या है, आज जो समझते हैं। देखो पहला, साइक्लोनिक विंड्स कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरियाज इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। देखो बच्चों, साइक्लोनिक विंड कंडीशन कब क्रिएट होती है, जैसे मान लो यहाँ पे लो प्रेशर है और इसके हाई आसपास क्या है प्यारे बच्चों, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर हम सभी जानते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो मूव करती है, तो ऐसे ऐसे करके ये सभी आएंगे ना, तो गोल गोल ही तो आएंगे ऐसे करके, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सर्कुलर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि इन दिस कंडीशंस विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सराउंडिंग, सारे तरफ से आ रहा है ना, ओके। Surrounding high pressure areas towards the central low pressure area, therefore the cyclonic winds blow in a circular manner, इसलिए वो सर्कुलर मैनर में क्या करता है, ब्लो करता है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वन, स्टेट द रीजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन, यानी कि अभी आप लोगों को रीजन बताना है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एंड इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। चलो भाई देख लेते हैं। तो रीजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, क्यों साइक्लोन फॉर्म होता है, रीजन क्या है, तो देख लीजिए, यही है कि द एयर प्रेशर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज लो, द एयर प्रेशर इन सराउंडिंग एरिया इज हाई। यही तो एक कारण है कि एक देखो साइक्लोन का फॉर्म होगा, एक जगह लो है एरिया और उसके सराउंडिंग में ना हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब चारों तरफ से जो हवाएं हैं, विंड है, वो एकदम से अचानक से आएंगे, तो यहाँ पे तूफान का ही तो निर्माण होगा ना। तो ये इसके पीछे का कारण है। इसके इफेक्ट्स आप लोग देख सकते हो। पहला, ड्यू टू साइक्लोन द स्काई बिकम्स क्लाउडी, स्काई कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और जो विंड्स है वो खूब जोर जोर से हैवीली बहने लगती है और बारिश भी होती है ना। इसका जो ये वेलोसिटी है वो भी कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, एंड यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, ये इसका इफेक्ट है। एंड सुनो, साइक्लोनिक विंड्स में प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव एज दे मे कॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ नियर कोस्टल रीजन्स, यानी कि जो साइक्लोनिक विंड्स है ना प्यारे बच्चों, ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो कोस्टल एरियाज है उनको भी भारी नुकसान इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है।
तो ये था इसका आंसर। देखो हमने यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो यस, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट, ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे? तो आप ना इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो ऐप का लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई अपनी शुरू कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के, मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एवरी सब्जेक्ट का आपको टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आप लोग उससे जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ही यूजफुल ऐप है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा और क्या, बस इतना ही। और बाकी सब तो कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखो सारे वीडियोस को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलो बाय एवरीवन।